Good morning children. Now today we are going to discuss about revision exercise of 10th General English textbook, and today we will discuss poem number 1 Light the Lamp of Thy Love written by Rabindranath Tagore, and poem number 4 Children written by S.W. Longfellow. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो आपकी 10th क्लास में 6 पोएम्स हैं उनके पोएम के नाम के साथ उनके पोएट के नाम भी लिखे हुए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। फर्स्ट पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड चिल्ड्रन रिटन बाय S.W. लॉन्गफेलो। थर्ड एंगर रिटन बाय एलिजा कुक। फोर्थ विंड रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। फिफ्थ इन मेमोरियम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सिक्स्थ द टेबल्स टर्न रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। First poem, Light the Lamp of Thy Love, written by Rabindranath Tagore. Poem name, lines, In my house, dash lamp. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो ये कविता है ये प्रार्थना या प्रेयर के फॉर्म में है, जिसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ईश्वर के ज्ञान रूपी लैंप यानी दीप को भी उनके हृदय रूपी शरीर में प्रज्वलित करें, ताकि उनके अंदर का जो अंधकार है वह उजाले में परिवर्तित हो जाए, अज्ञानता ज्ञान में परिवर्तित हो जाए और अंदर की जो एविल यानी बुराइयां हैं वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार ये कविता है। इसमें अब हम एक्सरसाइज करेंगे। मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलाना है। फर्स्ट वन इज डिसिपल, a person who believes in and follows the teachings of a religious person, मतलब किसी एक धार्मिक व्यक्ति की शिक्षा के को फॉलो करना जो लोग करते हैं उन्हें डिसिपल कहते हैं। इसे हिंदी में शिष्य भी कहा जाता है। सोल मीन्स स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, मीन्स आत्मा। वरीज यानी टेंशंस, चिंता या तनाव। वंडर्स फैसिनेटिंग, अद्भुत या आकर्षक। एंड डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस यानी अंधकार या अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ नीचे दिए गए शब्दों के हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। LIGHT लाइट का अपोजिट होगा डार्कनेस, प्रकाश का उल्टा अंधकार। एक्सटर्नल का अपोजिट होगा इंटरनल, बाहरी का उल्टा आंतरिक। सीनियर एंटोनिम्स जूनियर, वरिष्ठ का अपोजिट होगा कनिष्ठ। एंड एविल मतलब बुराई, उसका अपोजिट होगा गुड, मीन्स अच्छा। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर खाली स्थान हम भरेंगे। द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू चेंज हिज डार्कनेस इनटू गॉड्स लाइट। कवि चाहते हैं कि उनके अंदर का अंधकार जो है ईश्वर की LIGHT लाइट से वह चेंज हो जाए। यहाँ LIGHT लाइट फिल करेंगे। द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू टच हिम एट वंस चेंज हिज क्ले टू गॉड्स गोल्ड, मीन्स यहाँ कवि चाहते हैं कि वह ईश्वर को एक बार छुएं जिससे उनके अंदर की क्ले यानी मिट्टी जो है ईश्वर के गोल्ड यानी सोने में परिवर्तित हो जाए। द पोएट प्रेज गॉड टू चेंज हिज एविल इनटू गुड, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने की वे प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। कविता में मेरे निवास स्थान से क्या तात्पर्य है। बाय इन माई हाउस हियर मीन्स द हार्ट ऑफ द पोएट वेयर हिज सोल रिसाइड्स, मतलब मेरे निवास स्थान से कवि का हृदय है जिसमें उसकी आत्मा निवास करती है। What does the speaker want the Lord to do at first? The means कवि सर्वप्रथम जो ईश्वर का वक्ता है वो ईश्वर को सर्वप्रथम क्या करने को कहते हैं। The speaker wants the Lord to light the lamp of his love, that is he must have लव फॉर हिज मास्टर, मतलब कवि जो है वह मालिक से सर्वप्रथम अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने को कहते हैं, अर्थात उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। जो कविता में दीपक किस प्रकार का है। द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, दैट इज चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह दीपक किसी सामान्य वस्तु से अद्भुत वस्तु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। What does darkness stand for in the poem?
कविता में अंधकार किस वस्तु का प्रतीक है? डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। कविता में प्रकाश जो अंधकार है वह अज्ञान का प्रतीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? कविता में जो प्रकाश है वह किस बात का प्रतीक है? लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। प्रकाश जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स दैट पोएट लाइट। इंद्रियों की तुलना उन दीपकों से की गई है जिन्हें कवि ने जलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। 3 या 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएंगे। वेयर एंड वाई डज द पोएट वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प? कब और कहाँ कवि चाहते हैं इस प्रेम के दीपक को जलाने के लिए? द पोएट वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज। कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय में वो प्रेम का दीपक जलाएं ताकि जो उनके अंधकार है, अंधकार रूपी अज्ञानता है, वह ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। What does the door of the soul suggest? मीन्स आत्मा का द्वार क्या इंगित करता है? The door of the soul suggests that the heart of the poet is open to welcome God. He is waiting for God to light a lamp at the door of his soul to light it up विथ नॉलेज। मीन्स आत्मा का द्वार यह इंगित करता है कि कवि का हृदय ईश्वर के स्वागत के लिए खुला है। वह प्रतीक्षा कर रहा है कि ईश्वर उसकी आत्मा के द्वार पर दीप जलाकर उसे ज्ञान से रोशन कर दे। वाई शुड वी प्रे फॉर? हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? वी शुड प्रे टू गॉड फॉर रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम आवर लाइफ एंड फीलिंग इट विथ the light of knowledge. We should pray for transforming our evil into good. हमें ईश्वर से अपने जीवन से अज्ञानता को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने के लिए। Why does the speaker want the Lord to touch him once? वक्ता क्यों चाहते हैं ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करें? द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू टच हिम वॉन्ट्स टू चेंज हिज क्ले इनटू गोल्ड। ही मीन्स दैट हिज बॉडी दैट इज प्लग्ड बाय वरीज विल बिकम फ्री बाय द टच ऑफ लॉर्ड। कवि चाहते हैं कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श कर उसके शरीर रूपी मिट्टी को स्वर्ण में बदल दे। उसका तात्पर्य यह है कि उसका शरीर जो कि चिंताओं से ग्रस्त है वह उनके स्पर्श से मुक्त हो जाएगा। What is the theme of the poem और what is the message of the poem? Light the lamp of thy love। मतलब कविता का संदेश क्या है? The poem gives us message that we should pray to God to light up his lamp of love our heart to remove the darkness of ignorance. We should pray to God to free us from the worries of life। कविता में यह संदेश हमें देती है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हृदय में अपने प्रेम रूपी प्रकाश का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर करे। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त करे। 4th नंबर पे जो आपकी पोएम है चिल्ड्रन, इसको हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। रिटन बाय SW लॉन्गफेलो। पोएम कम टू मी डैश 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 आर डैड। ये जो लाइन्स हैं इसमें पोएट SW लॉन्गफेलो जो हैं बच्चों की विषय में कह रहे हैं कि बच्चों मेरे पास आओ। वे कहते हैं कि बच्चों के मेरे पास आने से मेरे जीवन की चिंताएं मुझसे दूर हो जाती हैं और बच्चों को उन्होंने जीती जागती कविता बताया है। और जबकि बाकी सभी जो चीज़ें हैं वह बेकार हैं, परेशान करती हैं कवि को। इस तरीके से ये कविता है। इसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ पर शब्दों को मिलाना है उनके अर्थ के साथ। अवे मीन्स टू अ डिफरेंट प्लेस, दूसरी जगह। सनी विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, चमकदार प्रकाश। ग्लैड मीन्स हैप्पी यानी खुश। क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली यानी पूर्ण। विजडम द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन मतलब बुद्धिमत्ता। Answer these questions 1 or 2 marks
1 से 2 लाइनों में ये आंसर देने होंगे। व्हाट हैपन व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। जब कभी बच्चों को खेलते देखते हैं तो क्या होता है? व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे। जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू द विंडो ओपन। खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं? द विंडो ओपन टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन। खिड़कियाँ सुबह के सूरज की ओर खुलती हैं। वॉट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के दिल में क्या रहता है? वर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के दिल में पंछी और सूरज की सुनहरी धूप रहती है। वॉट डज द पोएट कंपेयर टू द केयरसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक्स। कभी बच्चों के द्वारा प्यार से सहलाने और उनके चेहरे की तुलना किससे करता है? द पोएट कंपेयर्स द केयर्सेस एंड लुक्स फॉर द चिल्ड्रन विद द कॉन्ट्रविंग्स एंड विजडम ऑफ ग्रोन अप्स। कभी बुद्धि बच्चों के द्वारा प्यार से सहलाए जाने और चेहरे की तुलना बड़ों की चतुर योजनाओं और बुद्धिमत्ता से करता है। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स कभी अपने हृदय की तुलना बच्चों से कैसे करते हैं? कंपेयरिंग हिज हार्ट विद दैट ऑफ चिल्ड्रन, द पोएट सेज दैट द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन हैव वर्ड्स एंथुसियाज्म एंड सनशाइन फ्रेशनेस in them, but in his heart he blows the wind of autumn, old age, and it has the first fall of the snow मीन्स डलनेस। कभी अपने हृदय की तुलना जो है बच्चों के हृदय से करते हुए कहते हैं कि बच्चों के हृदय में है पंछी यानी उत्साह और धूप की चमक यानी ताजगी, परंतु उसके हृदय में पतझड़ की पवन यानी बुढ़ापा और प्रथम हिमपात का हिम यानी निरुत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन बीन कंपेयर्ड टू। डू यू एग्री विद द कंपेरिजन। बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है? क्या तुम इस तुलना से सहमत हो? द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द विजडम ऑफ बुक्स। I agree with this comparison because true wisdom is the source of joy। मतलब बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किताबों से की गई है। मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि वास्तविक ज्ञान ही प्रसन्नता का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट से दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स। कवि क्यों कहते हैं कि बच्चे सभी गीतों से बेहतर होते हैं? द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स बिकॉज दे themselves आर लिविंग पोएम while all the other poem and ballads are lifeless। कवि कहते हैं कि बच्चे सभी गीतों से बेहतर हैं क्योंकि वे स्वयं सजीव कविताएं हैं, जबकि सभी अन्य कविताएं और गीत जो है वो कहानियां निर्जीव हैं। When do the problem of the poet end and why? मीन्स कवि की समस्याएं कब खत्म हो जाती हैं और क्यों? His problems disappear when he hears children at play। It is because children are pure-hearted and carefree। They love without any selfishness। मीन्स कवि जो हैं कहते हैं कि जब वो बच्चों की संगति में आते हैं तो उनकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और वे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कहते हैं कि जब वे खेलते हुए बच्चों को की खुशी से भरी आवाज़ें सुनते हैं तो उनकी सारी चिंताएं लुप्त हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइज जो 2 पोएम हमने लिए थे उनकी रिवीजन एक्सरसाइज हमने किए। अब हम यहाँ पर ग्रामर सेक्शन में आज डिटर्मिनर्स पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनर यानी होता है निर्धारक, निर्धारित करने वाला। यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग एंड टू क्लैरिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। संज्ञा या सर्वनाम की मीनिंग को फिक्स करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे डिटर्मिनर या निर्धारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, सम वाटर, दिस बुक, आ चेयर, 2 स्टूडेंट्स। इसमें ये जो पेन, वाटर, बुक, चेयर, स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो हुए ये नाउन हुए। माई, सम, दिस, आ एंड 2 यही डिटर्मिनर होंगे। देखिए, नाउन को निर्धारित किया, माई पेन मेरा पेन, सम वाटर कुछ पानी, यह किताब, एक कुर्सी, 2 बच्चे, 2 छात्र।
तो ये निर्धारित हुए ना, संज्ञा को निर्धारित कर रहे हैं, तो इसमें माय, सम, दिस, टू, ये डिटर्मिनर कहलाते हैं। These can be divided into the following kinds. इसके प्रकार हैं। फर्स्ट काइंड इज आर्टिकल्स ए एंड द। आज हम इसे ही आगे पढ़ेंगे। पहला प्रकार इसका आर्टिकल होता है जिसमें ए एन और द हैं। इसके बाद सेकंड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज आर प्लूरल्स ऑफ दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली। थर्ड इसका जो टाइप होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होता है, जो संबंध बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो भी डिटर्मिनर ही होते हैं। इसमें माय और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, मेरा, अब, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका। For example, this is my book, that is our house, what is her name, where is your car। इसमें my, our, her, your यही डिटर्मिनर है। ये निर्धारित कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं ना कि यह मेरी किताब है, वह हमारा घर है, उसका नाम क्या है, तुम्हारी कार कहाँ है, ये संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। अ ट्री ड्रॉप्स इट्स लीव एट ऑटम, ये भी संबंध बता रहे हैं कि पतझड़ में ही पत्ते अपने पेड़ गिराते हैं। तो इसमें माय, आवर, हर, योर, इट्स यही क्या है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इसका जो टाइप होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा। ये क्वांटिटी या नंबर, किसी भी वस्तु की नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या नंबर, संख्या को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। इसमें सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा इसमें आते हैं। स्टूडेंट्स, 4 प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं, हमने देख लिए। अब सबसे पहले हम इनके यूज़ कैसे करेंगे, इससे पहले हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें गिना जा सके, ऐसी संज्ञा काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर्स, जिनको नंबर से एक्सप्रेस करें वे काउंटेबल होती हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कांट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर्स, इन्हें नंबर से नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, दर्शाया जा सकता। इसमें नीचे बताया गया है, ऑल कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स बट मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जितना भी जो सामान्य जो संज्ञाएं होती हैं वह काउंटेबल नाउन होती हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं और जो मटेरियल नाउन है वे अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, 3 बॉयज़, अ पेन, 10 पेन्स। अब इसमें जो अ बॉय, एक लड़का, 3 लड़के, एक पेन, 10 पेन, ये काउंटेबल है, गिन सक रहे हैं ना। नीचे आप देखेंगे एंगर, जॉय, शुगर, फन, आयरन, मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। एंगर यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, जॉय भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, फन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हुआ, इन्हें हम गिन नहीं सकते ना। और मटेरियल नाउन में बात करेंगे, शुगर, आयरन एंड मिल्क, ये पदार्थवाचक संज्ञा हुई, तो इनको भी नहीं गिना जा सकता है। शुगर को आप गिनोगे कैसे, मिल्क को गिनोगे कैसे, तो ये मटेरियल नाउन हुए। स्टूडेंट्स, इसीलिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते वे अनकाउंटेबल नाउन हुए। तो आपको 2 नाउन की डेफिनेशन यहाँ समझ में आई। अब हम आर्टिकल के यूज़ देखेंगे। आर्टिकल इज़ अ कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर विच इज़ नॉट फाउंड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। आर्टिकल केवल इंग्लिश ग्रामर में है, बाकी दूसरी भाषाओं में इसका प्रयोग नहीं बताया गया है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ए एंड एन, जिसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और सेकंड इसका टाइप होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे दा के फॉर्म में लिखा जाता है। बेसिकली इसमें बात की जाए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ए एंड एन आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन, मतलब एक का जहाँ प्रयोग करना होता है ना, उसी का संकुचित रूप ए और एन है। द फॉर्म ए इज़ यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज़ आ कॉन्सोनेंट। आपको पहले भी पता होगा कि ए का प्रयोग, जो ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग
कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन के साथ आने वाले शब्द के आगे किया जाता है। आ मैन, आ बुक, आ हम्बल मैन, आ यूनिफॉर्म। अब आप देख रहे हैं ना, मैन में एम, बी, एच, यू, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ रहे हैं। सेकंड हम देखेंगे द फॉर्म ए, एन, ए का यूज के बाद अब एन का देखेंगे। इज यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ वॉवेल। ए, ई, आई, ओ, यू आर विथ अ म्यूट एच। यदि जहाँ पर एच जो है वो म्यूट हो या जहाँ साउंड ए, ई, आई, ओ, यू का आए तो वहाँ पर एन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंक पॉट, एन और एन ऑनेस्ट मैन। अब आप देख रहे हैं कि एलिफेंट में ई, अम्ब्रेला में यू, एन एग में भी ई, इंक पॉट में आई, हॉर में यहाँ पर जरूर देखना है, यहाँ एच जो है हम इसको हॉर नहीं बोल रहे, और बोलते हैं। एच म्यूट हो गया ना। सिमिलरली नेक्स्ट नीचे देखेंगे, ऑनेस्ट लिखा हुआ, एन ऑनेस्ट लिखा है, हॉनेस्ट नहीं कहा जाता उसको, ऑनेस्ट कहते हैं, एच म्यूट है। तो जहाँ पर वॉवेल साउंड आए और साथ में जहाँ एच म्यूट हो वहाँ पर एन इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विथ अ वॉवेल साउंड। कुछ इंडिविजुअल लेटर हैं जैसे एन, एल प्लेट। अब ये वॉवेल साउंड इसमें वॉवेल आ रहा है एल, ए, जबकि अल्फ़ाबेटिकली ये एल मतलब कॉन्सोनेंट है, ओके, बट साउंड क्या आ रहा है, एल, ए, पहले ए का उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए एन आएगा। सिमिलरली एन, एम पी, एन, एन सी सी कैडेट, एन एम एल ए। नेक्स्ट, ए ऑब्लिक एन इज़ द सेम फॉर ऑल जेंडर्स। ये सभी जेंडर्स के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। आ मैन, आ वोमेन, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, एन आ टेबल, आ बुक। नीचे देखेंगे, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, आई नीड अ वीज़ा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वीज़ा वर्ड जो लिखा है ना, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके आगे ए प्रयोग करेंगे, मुझे वीज़ा चाहिए। Before a singular countable noun when it is an example of class. For example, a car must be insured, a child needs love. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जो किसी क्लास का उदाहरण हो सकता है। जैसे एक बच्चा, एक क्लास हुआ ना, पूरे सभी बच्चों के लिए हो गए। आ चाइल्ड नीड्स लव मतलब बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो कार ये पूरी एक क्लास को, पूरी कार की जो क्लास है या वर्ग है उसको डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन एक्टर। इन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, अ लॉट्स ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग मतलब बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट, विथ सर्टेन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपी नोट। सर्टेन नंबर्स के साथ में भी ए और एन आर्टिकल ही यूज़ किया जाता है। इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो और फ्रिक्वेंसी, किसी भी कीमत, गति, अनुपात या फ्रिक्वेंसी को दिखाना हो तो भी ए और एन आर्टिकल ही प्रयोग किया जाता है। राइस सेल्स 5 रुपीज़ आ किलो, द कार रन 60 किलोमीटर एन हॉर। और इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल nouns, for example, such a long queue, what a pretty girl। एक्सक्लेमेशन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ किए जाते हैं। ए कैन बी प्लेस बिफोर मिस्टर, मिसेस एंड मिस। यदि इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं तब भी ए या एन आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता, ए का प्रयोग किया जाता, सॉरी। अ मिस्टर थॉमस कॉल्ड ऑन अस टू मीन द सेम वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। मीन्स जो पंखों वाले पक्षियों का एक साथ सा झुंड, ये यहाँ पर भी ए का ही प्रयोग किया जाता है। बिफोर प्रॉपर नाउन टू मीन क्वालिटी आर इंटेलेक्ट, मीन्स ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी प्रॉपर नाउन को उसकी क्वालिटी या बुद्धिमत्ता के लिए दर्शाना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ साइलॉक इन मनी डीलिंग्स, ओनली अ न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। डेफिनेट आर्टिकल द, when we speak of particular person or things or one already referred
टू किसी पर्टिकुलर पर्सन या वस्तु के लिए कहना हो तब द का प्रयोग किया जाता है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, फॉर एग्जांपल द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द साइकिल इज द कॉमन मैन्स व्हीकल। ये एक होल क्लास को रिप्रेजेंट जब करे, किसी पूर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट करना है कोई एक सिंगुलर नाउन को, तब उसमें द डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। Before a noun made definite by the addition of an adjective words or clause, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन ब्लू इज़ माई सिस्टर, मतलब किसी नाउन के पहले उसको डेफिनेट रूप से यदि दिखाना है कि लड़की जो नीले में है वह मेरी बहन है। बिफोर अ नाउन विच इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन अ गिवन सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल प्लीज पास द साल्ट। बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स used as adjectives and only, for example it's the best day in my life। सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले भी, ऑर्डिनल्स में भी या किसी एडजेक्टिव्स के शुरू में भी जो बताने एडजेक्टिव के फॉर्म में यदि किसी नाउन को रिप्रेजेंट करना है तब भी द ही आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। उदाहरण और भी आगे देखेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एपिक्स, फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द रामायण, द बाइबल। कोई धार्मिक एपिक या ग्रंथ के विषय में बताना है, महाकाव्य के विषय में बताना है, पुराण के विषय में, तब उसके आगे द प्रयोग किया जाता है। द वेदास, द रामायण, द बाइबल। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, कर्व्स, रिवर्स, शीज, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द महानदी, the Arabian Sea, the Antarctica Oceans। Before a proper noun to make it a common noun, किसी proper noun के पहले जब उसे सामान्य कॉमन नाउन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। To refer to the whole family before the cardinal points and the adjectives following their respective nouns, for example the Nehru are very popular in Indian politics। ये होल फैमिली की जस्ट शुरू में, इसके बाद में कार्डिनल पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट एंड एडजेक्टिव्स के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है किसी नाउन को, फॉर एग्जांपल अशोका, अशोका नाउन हुआ, उसके आगे यदि हमको कोई एडजेक्टिव दिखाना है, कोई विशेषण लगाना, उसके जस्ट पहले द लगाते हैं, अशोका द ग्रेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। मैन इज़ मॉर्टल मीन्स ऐसे सामान्य सर्वनाम के पूर्व जिसका प्रयोग जो है उसके व्यापक अर्थ में किया गया हो। सेकंड नंबर पे गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल, मतलब धातुओं के नाम के पूर्व में भी नहीं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूर्व भी नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब भाववाचक संज्ञा के पूर्व भी नहीं। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, मतलब किसी लैंग्वेज के पूर्व भी नहीं। वी गो टू चर्च ऑन संडे, मतलब किसी स्कूल कॉलेज के पूर्व में भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। या किसी संबंध बोधक शब्दों के पूर्व, फॉर एग्जाम्पल फादर हैज़ रिटर्न एंड ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन फॉर द बोर्ड, मतलब ऐसे पदनाम के पूर्व जिन पर सामान्यतः एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता हो, वहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। और किसी साधन के पूर्व जैसे बाय कार, बाय एयर, यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करते। तो आप इन्हें अपनी कॉपियों में उतारिएगा, इन्हें याद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।